नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल BSB एजुकेशन पर। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक NCERT अर्थशास्त्र के लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इकाई 3 से इकाई 6 तक के लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। इकाई 1 और इकाई 2 के लघुत्तरीय एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न और उत्तर पहले ही डाले जा चुके हैं इस चैनल पर, जिसको आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इकाई 3 मुद्रा बचत एवं साख। पहला प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का आदान प्रदान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती है। उदाहरण के लिए, गेहूं से चावल बदलना, सब्जी से तेल बदलना, दूध से दही बदलना आदि। यह प्रणाली पुराने जमाने में प्रचलित थी। प्रश्न 2, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? उत्तर, मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होने लगा। इस प्रकार इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेचकर मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी ज़रूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूँकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। प्रश्न 3, मुद्रा को परिभाषित करें। प्रोफेसर हर्टलेवित्ज ने बताया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। और प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। प्रश्न 4, ATM क्या है? उत्तर, प्लास्टिक के मुद्रा का एक रूप ATM है। ATM का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपए निकालने तथा जमा करने की सेवा प्रदान करता है। भारत में सभी बड़े बड़े व्यावसायिक बैंक जैसे स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, ICICI बैंक आदि द्वारा यह सुविधा अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाती है। ATM कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त पिन नंबर होता है, जिसकी सहायता से ATM कार्ड को ATM मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? उत्तर, क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है। विश्व में प्रचलित क्रेडिट कार्ड में भी वीज़ा और मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस आदि प्रसिद्ध हैं। प्रश्न 6, बचत क्या है? बचत, आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है, अथवा बचत इक्वल टू आय घटाओ उपभोग। क्राउथर के अनुसार किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है जहां उपभोग की वस्तुओं पर व्यय नहीं की जाती है। प्रश्न 7, साख क्या है? साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है, उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। प्रोफेसर जीद के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। साथ में दो पक्ष होते हैं, ऋणदाता तथा ऋणी। प्रश्न 8, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। उत्तर है, वस्तु विनिमय प्रणाली की निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं।
पहला, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। दूसरा, मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। और तीसरा, मूल्य संचय का अभाव। चौथा, सहविभाजन का अभाव। पांचवा, भविष्य के भुगतान की कठिनाइयाँ। और छठा, मूल्य हस्तांतरण की समस्या। प्रश्न 9, मुद्रा के कार्यों पर प्रकाश डालें। उत्तर, मुद्रा के निम्नलिखित 4 कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पहला, विनिमय का माध्यम। दूसरा, मूल्य का मापक। और तीसरा, विलंबित भुगतान का मान। तथा चौथा है मूल्य का संचय। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। मुद्रा के हैं 4 कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। अंग्रेजी की एक कविता है, मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शन फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड, ए स्टोर। मनी इज द मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, ए स्टैंडर्ड एंड स्टोर। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, मूल्य का मापक है। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। मुद्रा में यह गुण और विशेषता है कि इसे संचित या जमा करके रखी जा सकती है। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य शक्ति का हस्तांतरण भी है। प्रश्न 10, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ट्रेस्कॉट ने कहा है कि यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था का हृदय नहीं तो रक्त स्रोत तो अवश्य है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। अंग्रेजी की पंक्तियाँ मुद्रा के महत्व को स्पष्ट करती हैं। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, सूर्य प्रकाश से भी चमकीला, सूर्य के प्रकाश से भी अधिक चमकीला, मधु से भी अधिक मीठा। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। प्रश्न 11, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। उत्तर, मुद्रा का विकास निम्नलिखित प्रकार से समझा जाता है। वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा तथा शाख मुद्रा। वस्तु विनिमय इसमें वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। अब वस्तु मुद्रा को देखते हैं। वस्तु मुद्रा प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुना गया था। धात्विक मुद्रा, धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में होने लगा था। मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं से बना होता था उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। सिक्के, धातु मुद्रा के प्रयोग में भी धीरे धीरे कुछ कठिनाइयाँ आने लगी। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया गया। सोने चांदी आदि से बना वह वस्तु जो देश की सार्वभौम सरकार की मुहर से चालित होता है उसे सिक्का कहते हैं। पत्र मुद्रा, सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष हैं। सिक्का मुद्रा में भी कुछ दोष हैं। यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में कठिनाई होती थी, इसलिए पत्र मुद्रा का प्रचलन हुआ। इसे कागजी मुद्रा भी कहते हैं। भारत में 1 रुपया के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के केंद्र सरकार के वित्त विभाग के द्वारा चलाया जाता है। 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जाते हैं। शाख मुद्रा आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के साथ पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको शाख मुद्रा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन अधिकांश रूप से शाख मुद्रा द्वारा होता है। प्रश्न 12, शाख पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाख पत्र पर प्रकाश डालें। उत्तर, शाख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग शाख मुद्रा के रूप में किया जाता है।
साखपत्र के आधार पर साखियाँ दिन का आदान प्रदान होता है। वस्तुओं और सेवाओं के क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। लेकिन मुद्रा एवं साखपत्रों में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी ग्राह्य होते हैं, जबकि साखपत्रों की कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है या मान्यता प्राप्त नहीं रहती है। साखपत्र कई प्रकार के होते हैं। पहला चेक, दूसरा विनिमय बिल, तीसरा बैंक ड्राफ्ट, चौथा हुंडी, पांचवा प्रतिज्ञा पत्र, छठा यात्री चेक, सातवां पुस्तकीय साख तथा आठवां साख प्रमाण पत्र। इकाई 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। इस इकाई से पहला प्रश्न है, वित्तीय संस्थान से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वित्तीय संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम और व्यवसाय के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मुख्यतः यह वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती हैं। वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला राष्ट्र स्तरीय, दूसरा राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। दूसरा प्रश्न है, राज्य के वित्तीय संस्थान को कितने भागों में बांटा जाता है? संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, राज्य में दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं कार्यरत हैं। पहला गैर संस्थागत तथा दूसरा संस्थागत वित्तीय संस्थाएं। इन्हीं के द्वारा साख या ऋण उपलब्ध कराया जाता है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं संस्थागत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड एवं अन्य। गैर संस्थागत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य। प्रश्न 3, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें सामान्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लोग स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर कार्य करते हैं। प्रश्न 4, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? उत्तर, यह ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक समूह है जो बैंकों से लघु ऋण लेकर पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं एवं गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी इन्हें कहा जाता है। स्वयं सहायता समूह अथवा सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रश्न 5, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं? इसे कितने भागों में बांटा जाता है? वर्णन करें। उत्तर, जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण भाग होते हैं। पहला भारतीय मुद्रा बाजार तथा दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। प्रश्न 6, व्यावसायिक बैंक कितने प्रकार की जमा राशि को स्वीकार करते हैं? संक्षिप्त विवरण दें या विवरण करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं। व्यावसायिक बैंक प्रायः 4 प्रकार से जमा राशि स्वीकार करते हैं: अस्थायी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा तथा संचयी जमा। पहला अस्थायी जमा। अस्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि जैसे 1 वर्ष से अधिक के लिए जमा किया जाता है। दूसरा है चालू जमा। चालू जमा खाते में रुपया जमा करने वाला अपनी इच्छानुसार रुपया जमा करता है अथवा निकाल सकता है। तीसरा है संचयी जमा। इस प्रकार के खाते में रुपया जमा करने वाला जब चाहे रुपया जमा कर सकता है, किंतु रुपये निकालने का अधिकार सीमित रहता है, वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। चौथा है आवर्ती जमा। इस प्रकार के खाते में व्यावसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों से प्रति माह एक निश्चित रकम जमा के रूप में एक निश्चित अवधि जैसे 7 माह या 72 माह के लिए ग्रहण करता है और इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इस प्रकार एक अन्य जमा
समय अवधि जमा भी होता है। प्रश्न 7, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। उत्तर, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य उल्लेखनीय हैं। जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य तथा एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्य उल्लेखनीय हैं। जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य तथा एजेंसी संबंधी कार्य। प्रश्न 8, किसानों को शाखा अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। यहाँ पर शाखा मिसप्रिंट से उग गया है। किसानों को शाखा अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों होती है। उत्तर, किसानों को खाद, बीज, हल, बैल आदि खरीदने के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण तथा कृषि के क्षेत्र में अस्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। प्रश्न 9, देशी बैंकर किसे कहते हैं। उत्तर, देशी बैंकरों के अंतर्गत व्यापारी, महाजन, साहूकार जैसे असंगठित क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्राचीन काल से भारतीय पद्धति के अनुसार कार्य करते आ रहे हैं। प्रश्न 10, सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या है। छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर ताकतवर इनकी व्यवस्था करने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। यहाँ पर भी मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न 11, सहकारिता के मूल तत्व क्या हैं। सहकारिता के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। सहकारिता एक ऐच्छिक संगठन है। इसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं। इसकी स्थापना समान आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए होती है। इसका प्रबंध प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के आधार पर होता है। प्रश्न 12, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं। उत्तर, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश की केंद्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देती है। प्रश्न 13, वाणिज्य बैंक किसे कहते हैं। उत्तर, देश में अनेक वाणिज्य बैंकों के द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्यिक बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में कार्य करती हैं, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं, और अन्य ऐसे भी वाणिज्यिक बैंक हैं जो निजी क्षेत्र की वाणिज्य बैंक कही जाती हैं। प्रश्न 14, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस वर्ष हुई। उत्तर, भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ हुआ। भारत में सहकारिता का प्रारंभ 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम पारित होने के साथ हुआ। प्रश्न 15, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। उत्तर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म जो है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। प्रश्न 16, आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है अथवा क्या है। तो आरबीआई का फुल फॉर्म जो है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और इसकी स्थापना जो है 1935 ईस्वी में हुई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। यह भी याद करने योग्य है। प्रश्न 17, एचडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है अथवा क्या है। उत्तर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। प्रश्न 18, एसएचजी का फुल फॉर्म क्या है। उत्तर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, अथवा हिंदी में इसी को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। प्रश्न 19, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। उत्तर, एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है।
ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। प्रश्न 20, नाबार्ड क्या है? उत्तर, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। नाबार्ड क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। अब इकाई 5 को पढ़ते हैं हम लोग। इकाई 5 जो है वह रोजगार एवं सेवाएं हैं और इससे पहला प्रश्न है, आउटसोर्सिंग किसे कहते हैं या बाह्यस्रोती किसे कहते हैं? आउटसोर्सिंग को ही हिंदी में बाह्यस्रोती कहा जाता है। इसका उत्तर है, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य कंपनियां संबंधित नियमित सेवाओं स्वयं अपनी कंपनियों के बजाय किसी बाहरी या विदेशी स्रोत या संस्था या समूह से प्राप्त करती हैं तो उसे बाह्यस्रोती कहा जाता है। प्रश्न 3, यहाँ प्रश्न 2 होना चाहिए था लेकिन मिसप्रिंट हुआ है। प्रश्न 3, सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर, जब देश व राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है और इनसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है तो इसे सरकारी सेवा कहा जाता है। सरकारी सेवा के कुछ व्यापक क्षेत्र का उदाहरण इस प्रकार है, सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, अभियंत्रण सेवा, वित्त सेवा, बैंकिंग सेवा इत्यादि। प्रश्न 4, गैर सरकारी सेवा किसे कहते हैं? उत्तर, जब सरकार अपने द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से लोगों तक पहुंचाने का काम करती है अथवा लोग स्वयं अपने प्रयास से ऐसी सेवाओं के सृजन से लाभान्वित होते हैं तो उसे गैर सरकारी सेवा कहा जाता है। इस क्षेत्र के उदाहरण इस प्रकार हैं, बैंकिंग सेवा, दूरसंचार, यातायात, स्वास्थ्य सेवा, स्वरोजगार सेवा इत्यादि जो हैं गैर सरकारी सेवा के उदाहरण हैं। प्रश्न 5, आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? उत्तर, एक अर्थव्यवस्था की आधारभूत संरचना 2 प्रकार की होती है, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के अंतर्गत आर्थिक संरचना के अंतर्गत शक्ति, यातायात आदि जैसे सभी सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो हमारी उत्पादक क्रियाओं को प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती हैं। सामाजिक संरचना है हमारी आर्थिक प्रक्रिया की बाहर से अप्रत्यक्ष रूप में सहायता करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आवास। प्रश्न 6, बीमारू राज्य से क्या तात्पर्य है अथवा बीमारू राज्य किसे कहते हैं? उत्तर, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि राज्य भारत के काफ़ी पिछड़े राज्यों में से माने जाते हैं जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है। इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं जिसमें आपको बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश अथवा राजस्थान में से कोई एक दिया रहेगा और 3 और राज्यों का नाम वहाँ लिखा होगा तो उसमें से कहेगा कि आपको बीमारू राज्य चुनना है। तो इसको याद कर लीजिएगा, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान जो है बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। इन राज्यों में बुनियादी सुविधा जैसे बिजली, सिंचाई, यातायात एवं परिवहन, दूरसंचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं रहते हैं। प्रश्न 7, रोजगार और सेवा में क्या संबंध है? उत्तर, रोजगार और सेवा में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि के साथ ही सेवा क्षेत्र अब किसी देश का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हो गया है तथा इसमें रोजगार की संभावनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अनेक व्यवसाय हैं जिनमें अपेक्षाकृत बहुत कम पूंजी निवेश के द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन संभव है। इस प्रकार सेवा एवं रोजगार एक ही तराजू के 2 पलड़ों के समान हैं। प्रश्न 8, आर्थिक संरचनाएं का क्या महत्व है?
उत्तर, आर्थिक आधारभूत संरचना अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन एवं लोगों की खुशहाली में वृद्धि करती है। आर्थिक विकास के सभी क्षेत्रों से इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है। आर्थिक संरचना के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: वित्त, ऊर्जा, यातायात तथा संचार। प्रश्न 9, मंदी का असर भारत में क्या पड़ा? उत्तर, भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ा क्योंकि यहाँ की पूंजी बाजार काफ़ी मजबूत अवस्था में अभी है। यहाँ के इंजीनियर आज भी बाह्य स्रोत में लगे हुए हैं। खासकर भारत का सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र काफ़ी मजबूत है और पूरे विश्व में हमारे इंजीनियरों का स्थान अव्वल है। हमारा आधारभूत संरचना कमज़ोर होने के बावजूद भी वर्तमान मंदी का असर हमारे देश पर कम पड़ा है। भारत के बेंगलोर जैसे शहर का सूचना पर विश्व के अग्रणी सूचना प्रौद्योगिकी किस श्रेणी में आ गया है? यहाँ पर इस श्रेणी में होना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है, इस श्रेणी में आ गया है। कृषि प्रधान देश होने के कारण जनसंख्या के अधिकांश लोगों पर भारत में मंदी का दुष्प्रभाव अधिक नकारात्मक नहीं हुआ है। प्रश्न 10, वैश्वीकरण का सेवा क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, भारत में सेवा क्षेत्र पर वैश्वीकरण के प्रभाव मुख्यतः अनुकूल कहे जा सकते हैं। इसके फलस्वरूप बहुराष्ट्रीय निगमों ने देश के कई भागों में पूंजी निवेश किया है तथा अपने कार्यालय एवं कारखानों की स्थापना की है। इससे रोजगार के नए अवसरों का सृजन हुआ है। इससे भारत के सेवा क्षेत्र का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इकाई 6, वैश्वीकरण। इकाई 6 से पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, वैश्वीकरण निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आई है। निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति वैश्वीकरण के रूप में विश्व के सामने आई है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। प्रश्न 2, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसको कहते हैं? उत्तर, बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वह है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है, जैसे फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला, नोकिया, इंफोसिस, टाटा मोटर्स आदि बहुराष्ट्रीय कंपनी के उदाहरण हैं। प्रश्न 3, विश्व व्यापार संगठन क्या है? यह कब और क्यों स्थापित किया गया? उत्तर, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है तथा इस संगठन की स्थापना जनवरी 1995 में की गई थी। भारत इसका संस्थापक सदस्य रहा है। वर्तमान में 149 देश विश्व व्यापार संगठन 2006 के सदस्य हैं, अर्थात 2006 तक 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और देखता है कि नियमों का पालन हो। विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है। प्रश्न 4, उदारीकरण को परिभाषित करें। उत्तर, उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों जैसे लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई। भारत सरकार ने कब उदारीकरण की नीति अपनाई? तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत सन 1991 में भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई।
प्रश्न 5, निजीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, निजीकरण से अभिप्राय है निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंध करना, निजी क्षेत्र के विकास पर प्रतिबंध हटाना। प्रश्न 6, भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? भारत में सन 1991 के आर्थिक सुधारों से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 1991 के आर्थिक सुधारों के अंतर्गत वे सभी तरीके शामिल हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के लिए 1991 में अपनाए गए। इन सुधारों का मुख्य बल अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और कुशलता में वृद्धि के लिए एक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण का निर्माण करने पर है। सरकार ने जुलाई 1991 में व्यापार के क्षेत्र में ऐसे कई सुधार किए हैं जो हमारे देश को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सहायक हुए हैं। प्रश्न 7, भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। उत्तर, भारत के लिए वैश्वीकरण कई कारणों से आवश्यक है। भारत की आंतरिक बजट पर्याप्त नहीं है। पूंजी की कमी हमारे देश के आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध होता है। वैश्वीकरण से विदेशी पूंजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत जैसे विकासशील देशों में श्रम का बाहुल्य होता है, अतः वे अपनी निर्यात की वस्तुओं में श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करते हैं। इससे मजदूरी की दरों तथा श्रमिकों के पारिश्रमिक में वृद्धि होती है। उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना है। अथवा उत्पादकता में वृद्धि होने की संभावना का आगमन होता है। प्रश्न 8, वैश्वीकरण का बिहार पर पड़े प्रभाव को बताएं। उत्तर, वैश्वीकरण से बिहार की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है तथा यहाँ के बेरोजगारों तथा यहाँ के बाजारों में विदेशी कंपनियों द्वारा निर्मित मोटर गाड़ियाँ, सेल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, जूते, सिले सिलाए कपड़े तथा अन्य कई प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध हैं। वैश्वीकरण से राज्य के पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन मिला है तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के निवेश वातावरण में सुधार के लिए सड़क अधिक संरचना में सुधार तथा बाढ़ नियंत्रण आवश्यक है। सड़क अधिक संख्या में होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है। सड़क अधिक संख्या में सुधार तथा बाढ़ नियंत्रण आवश्यक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।